कांग्रेस में आप कितने साल रहे और इसी के साथ क्या कांग्रेस में एक बार फिर से आपका कोलैबोरेशन हो सकता है? लगभग 26 या 27 साल मुझे कांग्रेस में रहते हुए हो गए थे। 2012 में मैंने टिकट मांगा तो रामनगर में एक बाहरी व्यक्ति को वहां पर टिकट दे दिया गया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं जब 17 में मैंने फिर कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने फिर जो है वहां पर एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया। बार बार जो है बाहर के व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है। हक किसका मारा? रामनगर के लोगों का मारा ना। जो लोग आज तक डंडे झंडे उठाते थे, दरिया बिछाते थे, नारे लगाते थे और जिन लोगों ने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, उन लोगों को टिकट न देकर बिहारी व्यक्ति को टिकट दिया। वक्त बीतता गया, 2022 आए। 2022 में मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी मुझे टिकट देगी जी। जब 22 में भी मुझे टिकट नहीं दिया तो इसका असर कांग्रेस पार्टी पे भी पड़ा। 3 बार यानी कि आपको डिनाई कर दिया गया, आपको टिकट नहीं दी गई, तो अब क्या कांग्रेस में वापसी होगी? मेरी प्राथमिकता, मैं कांग्रेस में रहा हूं तो मेरी प्राथमिकता पहले कांग्रेस। अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि संजय नेगी जी आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको टिकट दे रहे हैं और आप जो है हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ज्वाइन करो। Nestled in the foothills of Himalaya, Ramnagar city is known for its natural beauty, rich heritage and growing aspirations for the development. हिमालय की तराई में बसा रामनगर शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध विरासत और इसी के लिए विकास के लिए बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर संधावाली। आप देख रहे हैं हमारा खास शो रूबरू, और रूबरू में आज रामनगर शहर के बारे में चर्चा होगी और इसकी राजनीति के बारे में चर्चा होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही चर्चित चेहरे। रामनगर के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उन्होंने फाइट किया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन द ईयर 2022। हमारे साथ मौजूद हैं संजय नेगी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजय सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था कि एमपी इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था कि वहाँ चुनाव होते थे, छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव होते थे, सचिव के चुनाव होते थे, लेकिन आज के समय में वहाँ चुनाव नहीं होते। तो वहीं से मैं देखता था कि किस तरीके से जो युवा है, जो छात्र है, जो इंटर कॉलेज तक पढ़ाई करने वहाँ पर आए हैं, वो किस तरीके से छात्र राजनीति करते हैं और छात्र राजनीति के माध्यम से वो कैसे जो है छात्रों की समस्याओं से लड़ते हैं, जूझते हैं। उसी को देखकर मैं भी जब डिग्री कॉलेज में पहुंचा, मैं बीकॉम थर्ड ईयर में उस समय पढ़ाई कर रहा था, और पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो एक लालसा होती थी कि हम भी किसी को चुनाव लड़ाए। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब हम पहुंचे तो मैंने उप सचिव पर अपने एक साथी को चुनाव लड़ाया और विजयी हुआ। उसके बाद जब बीकॉम सेकेंड ईयर में आए फिर हमने सचिव पर चुनाव लड़ाया, वो भी जीता। और बीकॉम थर्ड ईयर में मैंने ही, मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए और आप में पोटेंशियल है और आप चुनाव लड़कर जो है छात्रों की समस्याओं को दूर कर सकते हो। तो मैंने 98 में लगभग मैंने छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ा और मैं इतने बहुमत से जीता कि आज तक कोई कैंडिडेट इतने वोटों से जीता भी नहीं वहाँ पे। और वहीं से मैंने राजनीति की ABCD सीखी और उसके बाद जो है मैं छात्रों की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरा। जो महाविद्यालय की समस्याएं होती थी उन समस्याओं को जो है दूर करने का प्रयास हमने किया। और कभी हम चक्का जाम कर दिया करते थे, कभी हम बसों के शीशे भी तोड़ दिया करते थे। जो छात्रों की समस्याएं होती थी उसके लिए हम बसों के शीशे तक तोड़ दिया करते थे। तो वही सीखते सीखते राजनीति में मैं आया। और उसके बाद जब मैं डिग्री कॉलेज से बाहर हुआ तो मैंने मन बनाया कि क्यों ना मैं जो है अब मैं जब गांव में रहता हूं तो पंचायतों की राजनीति करके, पंचायतों में आकर क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़के क्यों ना मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ूं। और 2014 में मैंने जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। मेरे घर की सीट जो है आरक्षित हो गई थी, वो SC के लिए आरक्षित हो गई थी। मैं बड़ा मायूस हुआ जब मेरे हिम्मतपुर डोटियाल जहां मैं रहता हूँ वो सीट आरक्षित हो गई थी। तो मैं मायूस हुआ कि मैं अब क्या करूं और कैसे जो है, मेरा एक सपना है कि मुझे रामनगर का ब्लॉक प्रमुख बनना है, तो मैं कैसे, जब तक क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं बनते तब तक ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बन सकते। तो मैंने सीटें ढूंढी अपने लिए। सीट ढूंढते ढूंढते मैं एक सीट पर पहुंचा, शिवलालपुर पांडे। और शिवलालपुर पांडे में जब मैं पहुंचा तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि नया नया मैं राजनीति में उतरा था, पंचायत की राजनीति में पहली बार कर रहा था। तो मैं जब वहाँ उस गांव के अंदर घुसा, वहाँ की मैंने समस्याएं देखी और कई समस्याएं मैंने मौके पे उसका समाधान भी किया। कई लोगों की, जैसे कि छतों से तार जा रही, उसके लिए मैंने एक्शन से बात करी या बिजली विभाग के MD से बात करी। तो उन चीजों को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया और उसका फायदा भी मुझे चुनाव में मिला। और मेरे साथ एक कारवा जुड़ता चला गया। शिवलालपुर पांडे और शंकरपुर भूल, उस ग्राम सभा में 2 ग्राम सभाएं हुआ करती थी और वहां के लोग मुझसे जुड़ते चले गए और जो है कारवा बनता चला गया। मैं बम्पर वोटों से वहां से चुनाव जीता। उसके बाद मेरे सामने एक चुनौती थी, क्या मुझे ब्लॉक प्रमुख बनना है। ब्लॉक प्रमुख कैसे बनूं, क्योंकि उसके लिए बहुमत चाहिए,
यदि उस समय मेरे ख्याल से 31 बीडीसी मेंबर रामनगर में हुआ करते थे टोटल, और 16 जीत के लिए चाहिए थे। तो बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए मैंने सब लोगों से संपर्क किया, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते थे उनसे मैंने संपर्क किया, और उन्होंने देखा कि हाँ, संजय नेगी को हम छात्र राजनीति से राजनीति करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, तो संजय नेगी हमारे लिए बेहतर ब्लॉक प्रमुख रामनगर के लिए हो सकता है, जो इस रामनगर का ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद विकास कर सके और जो लोगों की समस्याओं को सुन सके और उनको दूर करने का प्रयास संजय नेगी ही कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने मुझे जो है बहुमत दिया, और मैं लगभग 24 वोट लेकर मैं भारी बहुमत से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। और मैं उस वक्त कांग्रेस में था, उसमें मेरी एंट्री कांग्रेस में थी, कांग्रेस के लिए मैं काम करता था। मैं कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का 2009 में जिला अध्यक्ष भी रहा, जिला उपाध्यक्ष भी रहा, मैं NSUI जो छात्र विंग होती है उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं राजनीति में आगे बढ़ता चला गया। 14 के बाद जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना। कांग्रेस में आप कितने साल रहे, और इसी के साथ क्या कांग्रेस में एक बार फिर से आपका कोलैबोरेशन हो सकता है? देखिए, कांग्रेस में को मैंने लगभग, जब मैंने होश संभाला तो मैंने कांग्रेस ही देखी, कांग्रेस ही मेरी जेहन में थी और मेरे रग रग में कांग्रेस थी। और लगभग 26 या 27 साल मुझे कांग्रेस में रहते हुए हो गए थे। और जब मेरे साथ अन्याय हुआ 2012 में, मैंने टिकट मांगा रामनगर से, तो रामनगर में एक बाहरी व्यक्ति को वहां पे टिकट दे दिया गया। वहां पे अमृता रावत जी आई और अमृता रावत जी चुनाव लड़के मंत्री बनी, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मतलब रामनगर की जो समस्याएं थी वो जस की तस थी, जबकि वो मंत्री बन गई थी। और सतपाल महाराज जैसे कद के बड़े नेता, वो जो है सांसद थे, रामनगर भी संसदीय क्षेत्र जो है पौड़ी में आता है, तो रामनगर के सांसद भी थे। तो जो हमें उम्मीदें थी उनसे, सतपाल महाराज जी और अमृता रावत जी से जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदों को खरे नहीं उतरे, और वो हमें आधे रास्ते में छोड़कर जो है वहां से चले गए। बात आती है 2017 की। मैं 14 में जब ब्लॉक प्रमुख बना तो मैं स्वाभाविक एक दावेदार हो गया था, एक अच्छा दावेदार मैं रामनगर में हो गया था। मैं जब 17 में मैंने फिर कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, तो पार्टी ने फिर जो है वहां पे एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया। सल्ट के 2 बार के विधायक रहे हुए रंजीत रावत जी को वहां पे टिकट दे दिया। मैंने उनके साथ मिलकर उनको चुनाव लड़ाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि संजय नेगी ने मुझे 2017 का चुनाव लड़ाया। वो भी भारी व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सल्ट थी और वो रामनगर आके चुनाव लड़ गए। हक किसका मरा रामनगर के लोगों का मरा ना, जो लोग आज तक डंडे उठाते थे, दरिया बिछाते थे, नारे लगाते थे, और जिन लोगों ने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, उन लोगों को टिकट न देकर बिहारी व्यक्ति को टिकट दिया। तो इसका असर कांग्रेस पार्टी पे भी पड़ा, क्योंकि लोग भी ये जानते थे कि बार बार जो है बाहर के व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दे दिया जाता है। पहले अमृता रावत जी को दे दिया, वो कहीं और जगह की थी, और यहाँ आके चुनाव लड़ गई। फिर सल्ट के पूर्व विधायक जी को वहां पे टिकट दे दिया। मैं चलता रहा उनके साथ, मैंने लगातार उनको जो है 17 में चुनाव लड़ाया और चुनाव हार गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि संजय नेगी ने मुझे चुनाव हराया। वक्त बीतता गया, 2022 आया। 2022 में मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी मुझे टिकट देगी। जो मैंने पार्टी के लिए आज तक किया है उसमें मुझे पार्टी टिकट देगी। लेकिन 2022 में आपने देखा कि किस तरीके से जो है फिर मुझे इग्नोर किया गया। और जब हरीश रावत जी तो यही वजह थी कि आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने फाइट किया? जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 22 में भी मुझे टिकट नहीं दिया, और हरीश रावत जी एक बड़े कद के नेता थे। मैंने राजनीति भी उन्हीं के साथ शुरू की। राजनीति का जो खो है मैंने उन्हीं के साथ सीखा। जब वो रामनगर में चुनाव लड़ने के लिए आए, तो जो वहां पहले दावेदार थे रंजीत रावत जी, उन्होंने एक बगावत सी कर दी। उन्होंने ये कहा कि मैं रामनगर में निर्दलीय हरीश रावत जी के खिलाफ चुनाव लड़ जाऊंगा, मैं 15 सीटों पे जो है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा दूंगा, 15 सीटों पे लोगों को खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आने दूंगा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो वहां भी हरीश रावत जी को बैक होना पड़ा, और वहां पे नैनीताल के महेंद्र पाल जी नैनीताल के रहने वाले थे, उनको टिकट दे दिया गया। फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। जब हरीश रावत जी बैक हो गए तो पार्टी ने क्या करना था कि टिकट मुझे देना चाहिए था, क्योंकि मैं स्थानीय था, मैं वहां पर काम कर रहा हूँ, मैंने कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। और एक महेंद्र पाल जी को तीसरी बार जो है तो उन्होंने जो है एक बाहरी व्यक्ति को वहां से टिकट दे दिया। परिणाम उसका आपने देखा। मेरे को बहुत अच्छे वोट मिले, जनता का प्यार मिला। निर्दलीय कैंडिडेट होना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा डर सा भी मुझे लगा जब मैं चुनावी मैदान में कूदा, तो मुझे डर भी बहुत सारा लग रहा था कि मैं कैसे निर्दलीय लड़ूंगा। राष्ट्रीय पार्टियां मेरे सामने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां, उनसे मैं कैसे पार पाऊंगा। लेकिन जनता ने जो मुझे प्यार दिया और 17,000 वोट में लेकर आया, और महेंद्र पाल जी वहां से चुनाव हार गए थे, कांग्रेस चुनाव हार गई और बीजेपी वहां से चुनाव जीती। इस पर भी हम एक बार फिर से आएंगे। 3 बार यानी कि आपको डिनाई कर दिया गया, आपको टिकट नहीं दी गई, तो अब क्या कांग्रेस में वापसी होगी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने जब होश संभाला तो मैंने कांग्रेस नहीं की। मैं जब छात्र राजनीति करता था तो मैं NSUI का नगर अध्यक्ष रामनगर में रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का जो है अध्यक्ष रहा हूँ, और कांग्रेस ही मेरे जेहन में रही है और कांग्रेस ही मैंने देखी। और आज जहां तक बात है कि मुझे दोनों पार्टी अप्रोच कर रही है,
भारतीय जनता पार्टी भी अप्रोच कर रही है कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, और ठीक है। कांग्रेस तो लगातार अप्रोच कर ही रही है। मेरी प्राथमिकता, मैं कांग्रेस में रहा हूं तो मेरी प्राथमिकता पहले कांग्रेस। अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि संजय नेगी जी आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको टिकट दे रहे हैं और आप जो है हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ज्वाइन करो। हर किसी का पॉलिटिकल रोल मॉडल होता है, स्पेशली जब वो पॉलिटिक्स में हो। आपने हरीश रावत जी का जिक्र किया, किस तरह से उनका ऑरा रहा आपकी पूरी लाइफ में? देखिए, मैं जब कॉलेज में था, डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो मैं उस समय हरीश रावत जी को नहीं जानता था। लगभग 2000 के आसपास की बात होगी। तो हम एक छात्र संघ के शपथ ग्रहण के समारोह में उनको लेकर आए थे, और वो जब रामनगर आए, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। किसी अप्रोच से हम जो है उनको छात्र संघ के कार्यक्रम में लेकर आए। तो मैंने हरीश रावत जी की एक रैली निकाली बहुत बड़ी वहां पर रामनगर के अंदर, जिसमें लगभग हजारों युवा साथी थे। डिग्री कॉलेज के लोग थे, हमारे छात्र थे, छात्राएं थी, रामनगर के लोग थे। तो तब से मेरा हरीश रावत जी से जो है टच हुआ, और हरीश रावत जी के साथ में जब जुड़ा तो मैंने उन्हीं की सानिध्य में जो है राजनीति की शुरुआत की, और उन्हीं से मैंने राजनीति का कहकरा सीखा, और आज तक मैं जुड़ा भी उन्हीं के साथ, तो हरीश रावत जी के साथ ही जुड़ा हूं। और निश्चित रूप से हरीश रावत जैसा व्यक्ति इस उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए, जबकि उनको मात्र 3 वर्ष उन्हें कुल मिले जो है काम करने के लिए, लेकिन जो काम हरीश रावत जी ने किए, और निश्चित रूप से उनके कामों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर मैं उनके साथ जुड़ा रहा, और आज तक मैं उनके साथ जुड़ा हूं। निर्दलीय कैंडिडेट होना अपने आप में बहुत चैलेंज की बात है, स्पेशली आपका फेस जो है वो आपका एक यूएसपी बन जाता है। कितना प्यार मिला आपको लोगों का 2022 में? देखिए, निश्चित रूप से निर्दलीय लड़ना मेरे लिए बहुत जो है, इतना डर था मेरे अंदर कि मेरे जब साथी आए, उन्होंने कहा कि पार्टी ने आपको क्या दिया। 2012 में आपने टिकट मांगा, आपको टिकट नहीं दिया। 2017 में आपने टिकट मांगा, आपको टिकट नहीं दिया। और 2022 में भी अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो निश्चित रूप से जो ये टीम है आपके पीछे, जो युवाओं की शक्ति आपके पीछे है, हम आपके साथ नहीं आएंगे। मेरी कतई इच्छा नहीं थी मैं कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ूं। लेकिन जब मेरे साथियों ने कहा, महिलाएं हजारों की संख्या में, गांव के लोग मेरे घर पर आ गए थे, महिलाएं आ गए, बुजुर्ग आ गए, युवा आ गए, सबने मुझसे कहा कि यदि आप इस बार चुनाव नहीं लड़े तो हम आपका साथ कभी नहीं देंगे, आपके साथ हम कभी नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा, आप पर रुपया पैसा है या नहीं, हम तन मन धन से आपको चुनाव लड़ाएंगे, हम कहीं से भी भूखे रहकर, प्यासे रहकर हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तब मेरा मन करा कि नहीं संजय नेगी जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं, और आज अगर इनकी बात आप नहीं मानोगे तो निश्चित रूप से ये टूट जाएंगे, और ये कल आने वाले भविष्य में आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो मैंने उसके बाद, जिस दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, उसी दिन मैंने नॉमिनेशन किया, और मेरे नॉमिनेशन के दिन ही हजारों लोग जो है मेरे पीछे थे, मेरे साथ थे नॉमिनेशन करने, बिना बुलाए नॉमिनेशन करने के लिए मेरे साथ आए। और निश्चित रूप से जनता का बहुत प्यार मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सभाओं में इतनी भीड़ नहीं उमड़ रही थी जितनी भीड़ मेरी सभाओं में उमड़ रही थी। लोग मुझे सुनने को आ रहे थे, महिलाएं मुझे सुनने को आ रहे थे, बुजुर्ग मुझे सुनने को आ रहे थे। मेरी सभाओं में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ जाती थी, और लगभग 17,000 वोट मैं लेकर आया। तो ये जनता का प्यार ही था। जनता ने जो प्यार मुझे दिया, मेरे साथियों ने जो प्यार दिया, जो युवाओं ने मुझे प्यार दिया, उसका मैं निश्चित रूप से हमेशा ऋणी रहूंगा। और 17,000 वोट एक निर्दलीय के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मुझे किसी पार्टी ने टिकट दिया होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने दिया होता, चाहे कांग्रेस ने दिया होता, निश्चित रूप से मैं रामनगर का विधायक होता। जी, एज अ पॉलिटिशियन भी आपसे एक पर्सपेक्टिव समझना चाहेंगे, भारत में चुनाव लड़ना कितना आसान है या कितना मुश्किल? जी देखिए, भारत में चुनाव लड़ना बड़े धनाढ्य लोगों के लिए तो बहुत आसान है। और जिस तरीके की राजनीति आज चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी पकड़कर, पैसे वालों को पकड़कर जो है चुनाव लड़ा देती है, और चुनाव जो है उसको लड़ाकर जिता भी देती है। तो निश्चित रूप से जो मध्यम परिवार के लोग हैं और जो संघर्ष करता है, और जिसके पास रुपये पैसों का अभाव है, तो वो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है राजनीति। अब 2027 का भी जिक्र करेंगे, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल दस्तक देने वाले हैं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं 2014 में ब्लॉक प्रमुख बना, और 2019 में मैं महिला सीट हो गई थी तो मैं जेस प्रमुख बना जी। अपने दम पर जेस प्रमुख बन के आया। और इस पंचायत चुनाव 2025 के पंचायत चुनाव, निश्चित रूप से ऐसे चुनाव मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। पंचायत चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करके, बाहुबल से, पुलिस से डराकर धमकाकर सीटें हासिल की हैं, तो मेरे लिए भी एक चुनौती थी 2025 का चुनाव। फिर से ये सीट जो है महिला आई, तो मैंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा। हिम्मतपुर डोटियाल से मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, और वो 1000 प्लस वोटों से जीती, बम्पर वोटों से जीती। इतने वोटों से कोई रामनगर में क्षेत्र पंचायत जीता नहीं। मैं स्वयं टेड़ा और क्यारी एक गाँव है, उस गाँव से मैं निर्विरोध बन के आया। मैंने अपनी बहन को भी मैदान में उतारा। एक परिवार से हम 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे, और बहन को इसलिए उतारा कि जहां दीवान सिंह बिष्ट जी जो विधायक है रामनगर के, वो वहां से चुनाव लड़ते थे। उनकी बहू जी, जो उनकी बहू है, जो उनके बेटे की वाइफ है, वो पिछली बार वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य थी। मैंने कहा, अगर जगमोहन बिष्ट जो विधायक जी के बेटे हैं,
उनकी वाइफ को अगर मैंने फ्री छोड़ दिया तो वो निर्विरोध चुनाव लड़ जाए, क्योंकि उनके सामने कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। मेरी बहन कभी राजनीति में एबीसीडी नहीं जानती थी, मेरी पत्नी को एबीसीडी नहीं आती थी राजनीति की। मैंने अपनी बहन को विधायक जी के घर से जो है चुनावी मैदान में उतारा, मात्र हम 32 वोटों से वहां से हारे। अगर 32 वोट और हमें मिल जाते तो मेरी बहन भी वहां से चुनाव जीत जाती और 3 सीट हमारे पास होती। लेकिन इसी तरीके से मैंने सारी जगह जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य खड़े किए हुए थे, तो लगभग मेरे 21-22 क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए। और सबने भारतीय जनता पार्टी का जो बाहुबल था, उस बाहुबल के सामने मुझे बहुत परेशान किया पुलिस ने। एसएसपी साहब ने ये कह दिया था कि संजय नेगी के बीडीसी मेंबर छीन के लाओ, पीट के लाओ, मार के लाओ, डरा के लाओ, मुकदमा लिख के लाओ, मुझे उसके बीडीसी मेंबर चाहिए, उनको लेके आओ, संजय नेगी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। पहले विधायक की बहू मैदान में थी, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुमत तो संजय नेगी की तरफ चले गया या उनकी पत्नी की तरफ चले गया, तो उन्होंने अपनी बहू को जो है बैठाकर किसी दूसरे को टिकट देकर उसको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया और मेरी पत्नी चुनाव जीती, मैं चुनाव जीता, मैं जेस प्रमुख बना और मेरी पत्नी रामनगर की ब्लॉक प्रमुख बनी। तो इस तरीके से मैंने संघर्ष किया। और ये जो 4 साल 4.5 साल, आज हमें 1 साल जो है ब्लॉक प्रमुख बने हो गया, और 22 के बाद से आज 4.25 साल जो है समय बीतता चला गया। मैं सड़कों पर आया, मैं रामनगर की समस्याओं की लड़ता रहा, मैं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। और जो प्यार मुझे जो है ये पंचायत चुनाव में देखने को भी मिला। मेरी पत्नी को हजारों वोटों से जिताया, मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य जितने भी जिनके ऊपर मेरा ठप्पा लगा हुआ था वो चुनाव जीत कर आए, और हम स्वयं भी चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से धरातल पर हमने काम किया, जनता के लिए हमने काम किया, रामनगर की समस्याओं को हमने उजागर करने का काम किया और उनकी समस्याओं को समाधान करने का काम किया। तो जनता ने हमें बहुमत दिया और हम ब्लॉक प्रमुख बने, मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी और मैं जेस प्रमुख बना। 2027 में एक बार जनता अगर आपको कमान सौंप देती है तो प्राथमिकता के तौर पर कौन सी समस्याओं का निवारण करेंगे रामनगर की? देखिए, निश्चित रूप से जो रामनगर के विधायक हैं वो लगभग 3 बार विधायक बन चुके हैं, 2 बार लगातार हैं। एक बार 2007 में वो विधायक रहे, उसके बाद 17 से 22 तक वो विधायक रहे, फिर 22 से अब तक वो विधायक हैं। लेकिन मैंने या रामनगर की जनता ने कभी उनको विधानसभा में प्रश्न उठाते हुए नहीं देखा, प्रश्न करते हुए नहीं देखा कि रामनगर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए उनको लड़ते हुए नहीं देखा। ना सड़कों पर मैंने कभी उनको देखा, ना लोगों के दुख दर्द में उनको शामिल होते हुए मैंने उन्हें कभी देखा। रामनगर की जो मूलभूत समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे रामनगर के अंदर लगभग 24 गांव जो हैं वो वन ग्राम है, वो फॉरेस्ट लैंड पर बसे हुए। उनकी हमेशा से मांग रही है कि हमें राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। संजय नेगी जब 14 में ब्लॉक प्रमुख था, कांग्रेस की सरकार थी, मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा कि जो ये वन ग्राम है, इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए। आज भी हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं उनके लिए। कभी हम जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं उनके लिए कि उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, उनको कभी कुछ और काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। तो रामनगर के विधायक जो है रामनगर की समस्याओं को उठाने का तो उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। और जो वहाँ की समस्याएं, आज स्वास्थ्य सेवाएं ले लीजिए रामनगर, इससे पहले जो है रामनगर का जो अस्पताल से उसे पीपीपी मोड पर दे दिया सरकार ने, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पीपीपी मोड पर दे दिया। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके लिए मैंने संघर्ष किया, मैंने भूख हड़ताल तक की, मैंने अन्न और जल त्यागा और 1 दिवसीय मैंने भूख हड़ताल किया और कई धरने मैंने उस वक्त किया। कोविड के समय भी मैंने उस हॉस्पिटल में धरने दिए क्योंकि लोगों को वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो पीपीपी मोड से हटाकर अब वो फिर से सरकारी में आ गया, लेकिन आज भी उसकी स्थिति सुधरी नहीं है। आज भी डॉक्टरों की कमी है, आज भी वहाँ अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी कमी है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा ये सब ठीक होनी चाहिए। आज हमारे पाटपोट से, भलौन से स्कूल बंद हो रहे हैं, पहाड़ों की तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, लोगों पलायन करते जा रहे हैं। जो स्कूल हैं उनमें छात्र संख्या कम हो रही है और तो स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन चीजों को ठीक करना चाहिए। रामनगर बहुत खूबसूरत है और खास करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत लोग आते हैं। टूरिज्म का एक हब है, द्वार कह सकते हैं, मुख्य द्वार। इसको और कैसे सुंदर बनाया जा सकता है और किस तरह से यूथ को इन्वॉल्व किया जा सकता है कि घर पर ही यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके? देखिए, निश्चित रूप से जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हमारे लिए संजीवनी है, हमारे युवाओं के लिए संजीवनी है। जो हमारा युवा नौकरी करने के लिए दिल्ली जाता था, बॉम्बे जाता था और दूसरे प्रदेशों में जाता था, वो आज कॉर्बेट नेशनल पार्क में, चाहे वो रिजॉर्टों के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाइडों के माध्यम से हो, चाहे वो जिप्सी चालकों को, जिप्सी मालिकों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जो है रोजगार पर जुड़ा हुआ है। तो उसको विकसित करने के लिए सरकार को चाहिए कि जो अनाप शनाप पैसा आप इधर उधर लगाते हैं वो पर्यटन नगरी में लगाना चाहिए। रामनगर कॉर्बेट नगरी है, पर्यटन नगरी है, और पर्यटन नगरी को अगर पर्यटन का हब बनाना है
तो निश्चित रूप से इसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ताकि और जो युवा हमारे बेरोजगार हैं वो युवा बेरोजगार जो है नौकरी पा सकें और अपने ही घर में जो है रोजगार पा सके और रोजगार कर सके। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? निश्चित रूप से फर्स्ट टाइम वोटर से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज तो सारे ही एक्टिव हैं बच्चे, सब सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से एक जैन जी ने जो है नेपाल के अंदर सत्ता को बेदखल कर दिया था। जब वहां सत्ता मनमानी करने लग गई थी तो जैन जी ने सड़कों पर उतरकर जो है किस तरीके से जो है वहां की सत्ता बदल दी। और ऐसा ही मुझे लगता है कि भारत देश में भी होने वाला है। जो तानाशाही इस वक्त इस सरकार में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, और तानाशाह तरीके से जो है सरकार को चलाया जा रहा है। प्रदेशों में जो है वोटों की चोरी हो रही है, वोटों को छीना जा रहा है। पंचायतों के चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया जा रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण किया जा रहा है। इस तरीके से डंडे के बल पर जो है सरकार को चलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा जो आने वाली पीढ़ी है और जो नए वोटर्स हैं उनसे निवेदन है कि देखिए, आप तुलना कीजिए कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन इस रामनगर को बेहतर बना सकता है, कौन इस रामनगर को संभाल सकता है, कौन इस रामनगर की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप सोच समझकर, 2027 का चुनाव नजदीक है, तो सोच समझकर कौन संघर्ष करता है और वो जनता के लिए कौन लड़ता है उसके साथ वो खड़े रहें। ये मैसेज मेरा रामनगर की जनता, जो युवा है उनके लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड बहुत वैल्यूएबल ये पूरी इंसाइट है, बिकॉज पॉलिटिक्स की खबर में हर किसी का रुझान नहीं होता, पर जब हम किसी ऐसे यंगस्टर या फिर ऐसे अच्छे ख्याल वाले जब अपने किसी नेता को सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ इसका पर्सपेक्टिव है जो हमारा खुलकर सामने आता है। फिलहाल रूबरू के इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।